नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टीचर्स पॉइंट 24/7 में। आज का जो टॉपिक है वो है सीटेट जुलाई 2023 के सिलेबस को लेकर के। बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती रही हैं इसके बारे में कि सिलेबस क्या होगा, कैसे प्रिपरेशन करें। और जहाँ तक क्वालिफाई करने का सवाल है तो क्वालिफाई करने के लिए एक बेहतर रणनीति का होना उतना ही आवश्यक है जितना आपको परिश्रम की आवश्यक है। ठीक, अगर आप सही दिशा में सही रणनीति के साथ परिश्रम करते हैं तो जाहिर सी बात है ज़्यादा आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ना कि सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए बल्कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो वही है कि सीटेट 2023 का सिलेबस दरअसल क्या है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम दरअसल है क्या चीज़। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे जुलाई 2023 का सिलेबस क्या होगा। सबसे पहले हम जानते हैं सीटेट एग्ज़ाम। जैसा कि आप सबको पता है एनसीटी की तरफ से जो नेशनल एजुकेशन काउंसिल है उसकी तरफ से जो एक नई नियमावली आई थी पिछले कुछ सालों के पहले, उसके तहत ये प्रावधान किया गया कि जिनको भी सरकारी विद्यालय में, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा शासित विद्यालय हो चाहे वो राज्य सरकार द्वारा शासित विद्यालय हो, हालांकि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे टेट के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये टेट के नाम से कई जगहों पे जाना जाता है। राज्य स्तर की बात करें तो ये बेसिकली ये टेट इसे कहते हैं। ठीक है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इसी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को जब सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीएसई करवाती है तो वो सीटेट हो जाता है। जब कोई स्टेट गवर्नमेंट करवाती है तो उसका नाम हो जाता है यूपी टेट या फिर एमपी टेट, ऐसा कुछ करके। ठीक है, राज्यों पे डिपेंड करता है कि वो अपने उसका क्या नाम कर देते हैं, लेकिन राज्य का नाम प्लस टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है जो हर जगह पे जुड़ी होती है। तो इसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, किस स्तर का टीचर बनने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। हालांकि सीटेट अगर आप पास करते हैं तो आप राज्य स्तर की वैकेंसियों में भी आप फॉर्म भर सकते हैं, और राज्य की अपनी अलग से भी टीचर एलिजिबिलिटी टेट का एग्ज़ाम होता है, यूपी टेट एमपी टेट ऐसे करके, रीट राजस्थान के लिए, तो उसका अपना एक अलग एग्ज़ाम होता है, आप उसको भी क्वालिफाई करके कर सकते हैं। लेकिन केंद्रीय विद्यालय की भर्तियों में आप आवेदन करने के लिए आपको सीटेट क्वालिफाई होना मस्ट है, तभी आप भर पाएंगे। दरअसल ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो टेट का फॉर्म है, सीटेट हो, यूपी टेट हो या फिर एमपी टेट हो या फिर राजस्थान का टेट हो, तो पहले समझ लेते हैं इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। जो ऐसे व्यक्ति जो अपना करियर टीचिंग के क्षेत्र में और ख़ास करके गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट टीचर अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये एग्ज़ाम महत्वपूर्ण है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में जिनको टीचर बनने की ख्वाहिश है, कौन से गवर्नमेंट स्कूल की, ये भी एक बात आती है। तो जब हम गवर्नमेंट स्कूल की बात यहाँ पे करेंगे तो पहला तो जिसे हम कहते हैं प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल, जो कि होता है क्लास 1 से लेकर के 5 तक। ठीक है, ये दूसरा जो होता है क्लास 6 से लेकर के 8 तक। ठीक है, जिसे हम मिडिल स्कूल कहते हैं। उसके बाद जो है जो और आते हैं वो हैं 9th और 10th। ठीक है, फिर 11th और 12th, और फिर जो है ग्रेजुएशन, जिस भी सब्जेक्ट में आपका जो भी पृष्ठभूमि हो उसके आधार पर आप ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं। तो एज अ टीचर जिनको यहाँ पे जो एग्जिस्ट करते हैं, तो आज जो हम बात करेंगे सिर्फ इतने पोर्शन के बारे में। ठीक है, क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 में जो टीचिंग की वैकेंसीज आती हैं उसके लिए आपको सीटेट या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट का एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होता है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट पास करते हैं तो आप स्टेट गवर्नमेंट के भी फॉर्म भर सकते हैं, लगभग 95%।
95 में इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है कुछ राज्यों ने अभी ना इसको संज्ञान में लिया हो, उनका अपना अलग से कोई विशेष वो हो। और अ, अगर आप राज्य स्पेसिफिक भरना चाहते हैं तो आप राज्य के भी एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस राज्य स्पेशल एग्ज़ाम राज्य स्पेसिफिक किसी स्टेट स्पेसिफिक एग्ज़ाम को पास करेंगे तो उस केस में आप सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी को नहीं भर पाएंगे। इसलिए बेहतर सुझाव ये होता है कि हम जो है सीटेट अगर पास कर लें तो हमारा दोनों काम हो जाएगा एक एग्ज़ाम में, बार बार हमें फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा, बार बार हमें एग्ज़ाम की टेंशन नहीं रहेगी। लाइफ टाइम वैलिडिटी है सर्टिफिकेट की, एक बार सर्टिफिकेट ले लीजिए, पहले अटेम्प्ट में अच्छे से तैयारी करके हमेशा के लिए फुर्सत हो जाइए, ताकि किसी और एग्ज़ाम की आप जो भी आपका नेक्स्ट लेवल हो उसकी तैयारी में आप जुट जाइए, इसके चक्कर में आप मत पड़िए। अभी तक सीटेट क्वालिफाइंग पेपर है, इसके लिए कोई मेरिट नहीं जुड़ती है फिलहाल तो। अगर आगे कुछ बदलाव होता है तो वो जाहिर सी बात है न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो क्लास 1 टू 5 और क्लास 6 टू 8, इन दोनों के लिए मेन रूप से हमें सीटेट एग्ज़ाम की ज़रूरत पड़ती है। यहीं पे हमारा सीटेट उपयोग में आता है। 9th और 10th 11 12th यहाँ पे टीजीटी और पीजीटी का रोल आ जाता है। इसकी बात हम कभी और करेंगे। और जहाँ पे ग्रेजुएशन की बात करें तो फिर यहाँ पे नेट और पीएचडी की बात आ जाती है, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल की चीज़ें आ जाती हैं, तो वो अभी थोड़ा सा हमारे ऑफ टॉपिक है। अगर उसको हम यहाँ पे इंक्लूड करने लगेंगे तो ये काफ़ी हम ट्रैक से थोड़ा सा अलग हो जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे क्या होगा सिलेबस और कैसे बेहतर रणनीति बनाई जाए। तो जैसा कि आपको पता है सीटेट में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, तो जिनको क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक का टीचर बनना है, मतलब प्राथमिक विद्यालय में प्राइमरी स्कूल में टीचर बनना है, उनको जो है पेपर 1 जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा। और जिनको 6 से लेकर 8 तक के विद्यालय में इच्छुक जो भरना चाहते हैं उनको पेपर 2 जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा। और जो लोग इन दोनों में करियर परस्यू करने की इच्छुक हैं उनको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आई होप कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। अगर यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ ये किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको है तो प्लीज़ हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो संशय है, आपको जो दुविधा है, आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर हम आपको सही समय पर मुहैया करा सकें। तो ये हो गया सीटेट बेसिक एग्जाम क्या होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा हिंदी में। ठीक है, और दो पेपर होते हैं इसमें, क्लास 1 टू 5 के लिए पेपर 1, क्लास 6 टू 8 के लिए पेपर 2। जो लोग क्लास 1 टू 5 के टीचर बनना चाहते हैं वो प्राइमरी जिसे पीआरटी टीचर भी कहते हैं, ठीक है, वो लोग पेपर 1 क्वालिफाई करना उनके लिए मस्ट होता है। जो लोग 6 टू 8 बनना चाहते हैं उनको लिए पेपर 2 क्वालिफाई करना मस्ट होता है। और जो लोग दोनों के लिए ही बनना चाहते हैं उनको पेपर और पेपर 2 दोनों भर सकते हैं, दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं और दोनों क्वालिफाई करके एलिजिबल हो सकते हैं। मतलब कि क्लास 1 टू 5 के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे पढ़ाने के लिए और 6 टू 8 के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि सर पेपर 1 पेपर 2 दो अलग अलग पेपर हैं। ठीक है, अब इन दो अलग अलग पेपर में का सिलेबस क्या होगा। ठीक, तो पहले हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 का सिलेबस क्या होगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 का सिलेबस क्या होगा। ठीक है, तो चलिए, ये है ऑफिशियल सीटेट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा रहे हैं हम आपको। तो जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, पेपर 1 ये उनके लिए होगा जो क्लास से 1 से 5 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं। पेपर 2 उनके लिए होगा जो क्लास 6 से क्लास 8 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं। अगर आप दोनों में ही इंटरेस्टेड हैं तो आप दोनों पेपर भर सकते हैं, दोनों का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम अलग अलग पारियों में होता है तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चंस होगा, यहाँ पे आपको दिया है एमसीक्यू क्वेश्चंस होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, तो इतना आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर 1 के बारे में। जो लोग क्लास 1 से 5 तक मतलब प्राइमरी स्टेज प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए 2.5 आवर मतलब लगभग 2.5 घंटे का पेपर होगा ये। ठीक है,
2.5 घंटे का पेपर होगा। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो 150 मिनट का ये पेपर होगा। टोटल जो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 150 को सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न होंगे और आपको 150 मिनट भी मिलेगा, मतलब 2.5 घंटे मिलेगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो एक प्रश्न के लिए आपको मेन रूप से 1 मिनट दिया जाएगा आपको उस प्रश्न को सॉल्व करके सही विकल्प चुनने के लिए। तो मुझे लगता है कि काफ़ी समय है इस चीज़ के लिए, समय काफ़ी सफिशियंट है क्योंकि इतना हार्ड पेपर नहीं होता है ये पेपर 1। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। तो जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी। ठीक, कंपलसरी सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, जिसे आप ने मे बी CDP के नाम से भी सुना होगा, बाल विकास के भी नाम से सुना होगा, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र हिंदी भाषी लोग, और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी शॉर्टकट में, जिसे आप CDP ऐसे नाम से सुने होंगे। तो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे CDP से रिलेटेड, जिसमें कि जो कि 30 नंबर का होगा। ठीक है, तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये चाइल्ड डेवलपमेंट और ये पेडोलॉजी दोनों आप एकदम मजबूती से तैयार करिए। ठीक, ताकि इसमें जो 30 नंबर है ये 30 नंबर बहुत ही मतलब मैं कहूँगा कि ये फ्री के नंबर हैं, आप यहाँ पे चूकिए मत बिल्कुल। आसानी से आप 30 में से 28-29 बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे भी होते हैं जो 30 आउट ऑफ 30 भी स्कोर करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा जो कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को लेकर के। ठीक है, तो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आपको 2 अलग अलग विषय चूज करना है। ठीक है, और उसका एग्ज़ाम देना है। ठीक, अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं लैंग्वेज 1। जो भी सब्जेक्ट आप लैंग्वेज 1 में चूज करेंगे उसमें 15 नंबर लैंग्वेज 1 में आप 30 नंबर का होगा, लैंग्वेज 2 भी 30 नंबर का होगा। तो जो भी आप लैंग्वेज 1 में चूज करेंगे आप फ्री हैं। सेंट्रल CBSE यानी कि सीटेट बोर्ड ने भी कुल मिला के लगभग 20 भाषाएं दी हुई हैं। 20 भाषाओं में से आप कोई भी भाषा लैंग्वेज 1 और कोई भी भाषा लैंग्वेज 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों भाषाएं अलग अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लैंग्वेज 1 में भी हिंदी ले लें, लैंग्वेज 2 में भी हिंदी ले लें। लैंग्वेज 1 में आप कोई एक लैंग्वेज लेंगे और लैंग्वेज 2 में आप कोई एक लैंग्वेज लेंगे। और कौन कौन सी वो 20 भाषाएं हैं, उनका कोड क्या है, वो भी हम आपको नेक्स्ट अभी वो भी समझा देते हैं कौन कौन सी भाषाएं हैं जिसका चयन आप कर सकते हैं। तो अगर हम किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात करें, जैसे लैंग्वेज 1 आपने मान लीजिए हिंदी ले लिया, तो हिंदी में आपसे 30 नंबर का कुल मिला के आएगा लैंग्वेज से। 15 नंबर का तो आपका कंटेंट होगा और 15 नंबर का आपका पेडोलॉजी होगा। ठीक है, 15 नंबर का आपका कंटेंट होगा और 15 नंबर का आपका जो होगा वो होगा पेडोलॉजी। ये होगा 15 नंबर का। और सेम स्ट्रक्चर आपको लैंग्वेज 2 में भी देखने को मिलेगा, सेम चीज़ आपको मैथमेटिक्स में भी देखने को मिलेगा और सेम चीज़ आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ मतलब कि EVS में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हम कहते हैं इसे EVS। सेम चीज़ आपको EVS में भी यही चीज़ देखने को मिलेगा। यही पैटर्न है इसका कि जो भी CDP को छेड़ करके यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 मैथमेटिक्स इन्वायरमेंटल, 15 नंबर का कंटेंट वाला सेक्शन होगा और 15 नंबर का आपका पेडोलॉजी का सेक्शन होगा। दोनों से मिला के कुल मिला के 30-30 सवाल पूछे जाएंगे और 30-30 सवाल ये आपको 30-30 नंबर के होंगे। तो बहुत ही इजी और स्कोरिंग है। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा लैंग्वेज लें। तो मेरी आपसे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप लैंग्वेज चूज़ करें तो मेरा जो पर्सनल व्यू है, ओपिनियन है, हो सकता है आप कुछ भी आप फ्री हैं, टोटली आज़ाद हैं, कोई भी लैंग्वेज आप लैंग्वेज 1 चूज़ कर सकते हैं और कोई भी लैंग्वेज आप लैंग्वेज 2 चूज़ कर सकते हैं। किसी भी जो 20 भाषाओं की लिस्ट उन्होंने दिया है उसमें से कोई भी आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा वो ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप लैंग्वेज 1 को चूज़ करें, लैंग्वेज 1 को आप हमेशा हिंदी चूज़ करें, खास करके जो हिंदी भाषी प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अगर आप हिंदी भाषी प्रदेश से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप कोई और लिटरेचर लैंग्वेज या फिर अपनी कोई रीजनल लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपकी मातृभाषा, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी, जो बोलचाल की भाषा होगी, उसको समझना, उसको आपके लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा
मतलब मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि आप बोलचाल में भी वही भाषा यूज़ करते हैं, तो काफ़ी चीज़ें वैसे भी आपको पता रहती हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने की, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग हिंदी भाषी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लैंग्वेज वन हिंदी चूज़ करें, या फिर जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, जैसे गुजराती हो गया, मराठी हो गया, ऐसे जो भी तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को आप चूज़ कर सकिए। और लैंग्वेज टू में अगर आपने यहाँ पे हिंदी चूज़ कर लिया, मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि आप मेन रूप से यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब जगहों से, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो उस केस में आपको मैं थोड़ा सा उसको मानकर यहाँ पे आपको एडवाइस दे रहा हूँ। लैंग्वेज टू में आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं या फिर संस्कृत चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों लैंग्वेज को आप लैंग्वेज टू चूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि लैंग्वेज वन में आप इंग्लिश मत चूज करिए। उसका रीज़न ये होता है कि लैंग्वेज वन में एक आपको जब आप लैंग्वेज वन का पेपर सॉल्व करते हैं, पेपर आता है, तो उसमें आपको एक पोएट्री दी जाती है। ठीक है, पोएम दी जाता है, जिसे आप पोएट्री कहते हैं। यहाँ पे पोएम में आपको पढ़ना होता है और उससे जुड़े हुए सवालों का जवाब देना होता है। जब आप रीजनल लैंग्वेज चूज करते हैं, हिंदी या कोई और क्षेत्रीय भाषा, तो वहाँ पे ये जो पोएम आती है बहुत इजी पोएम रहती है, बहुत आसान होता है आपके लिए, जल्दी से आप चुटकियों में पढ़ेंगे, मतलब समझ जाएंगे और जल्दी से इसको डिजॉल्व कर देंगे। वहीं पे अगर आप इंग्लिश की बात करें, ठीक है, तो जो लोग सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं, ये जो इंग्लिश में पोएम आती है, ठीक है, ये काफ़ी टेक्निकल पोएम हो जाती है। ठीक है, मैं ऐसा कहूँगा काफ़ी टेक्निकल पोएट्री होती है, जिसका टेक्निकल मतलब एक अलग ही मतलब उसका हो जाता है, एक अलग ही सिरदर्द बन जाएगा आपके लिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लैंग्वेज वन चूज़ करें तो वहाँ पे आप हमेशा और हमेशा हिंदी चूज़ करें, और जब आप लैंग्वेज टू चूज़ करें तो वहाँ पे आप इंग्लिश, संस्कृत या कोई और अन्य भाषा, जो 20 भाषाएं दी हुई हैं हिंदी को छोड़ करके, मतलब जो कि आपने पहले वाले में लिया हुआ है उसको छोड़ करके, जो 19 बचती हैं, 19 में से कोई भी आप चूज़ करने के लिए स्वतंत्र हैं, बिल्कुल से स्वच्छंद हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन है स्कोरिंग सब्जेक्ट इंग्लिश या फिर संस्कृत, ये इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है ये, तो आप ये दोनों प्रायोरिटी दे सकते हैं, बाकी जैसी आपकी इच्छा आप उसको चूज करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स का जो लेवल होता है यहाँ पे, हालांकि आपको 1 से 5 तक का पढ़ाना है, लेकिन ऐसा आप मान के चलिए जहाँ पे जो मैथमेटिक्स या फिर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, वो लगभग 6 से 8 तक के लेवल के, 6 से 8 लेवल तक के जो सवाल होते हैं उस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है आपको बिल्कुल प्राइमरी तक का ही मैथमेटिक्स प्रिपेयर करना है, आपको प्रैक्टिस आपको इस तरीके से करनी है कि 6 से लेकर के 8 तक, 8वीं क्लास तक की जो मैथमेटिक्स है उस लेवल का के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाएँ। नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का है, ईवीएस का है। तो ईवीएस में भी सेम जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया, 15 नंबर की कंटेंट, 15 नंबर की पेडोलॉजी, 2 कंटेंट पूछे जाएंगे और उससे जुड़े हुए आपके 30 सवाल आएंगे, और उस 30 सवाल में से मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि 30 नंबर में से आप 28 नंबर बहुत ही आसानी से स्कोर कर सकते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के भी अंदर, ईवीएस के भी अंदर। मैथमेटिक्स यहाँ पे कोई दो राय नहीं है कि आप 25 प्लस ही यहाँ पे स्कोर करिए। साथ ही साथ लैंग्वेज टू इंग्लिश और संस्कृत या फिर जो भी आपने चूज़ किया हुआ है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कितना स्कोर कर सकते हैं। लैंग्वेज वन हिंदी है, हिंदी में आप बहुत आसानी से 25 प्लस स्कोर कर सकते हैं। चाइल्ड और पेडोलॉजी के लिए मैं कहूँगा कि आपको अगर 28 अच्छे से पढ़ लेंगे, 28 प्लस बहुत आसानी से आप स्कोर कर लेंगे। ठीक है, तो 25, 25, 50, 50 के साथ यहाँ पे भी आप 28 कर लीजिए। ठीक है, तो टोटल जो है ये आपके 110 120 नंबर बहुत आसानी से बन जाते हैं। अगर आप लैंग्वेज टू में थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो 120 का जो आपका स्कोर है, 120 बहुत ही आसानी से आप क्रॉस कर लेंगे पहले ही अटेम्प्ट में, पेपर वन में। ठीक है, अब जिनको कन्फ्यूजन है लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा हम प्रकाश डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हैं जो हैं आपको ऑप्शन दिए गए हैं लैंग्वेज चूज करने के लिए। इंग्लिश है, हिंदी है, आसमी है, बंगाली है, गारो है, गुजराती है, कन्नड़ा है, खासी है, मलयालम है, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब्बतन और उर्दू, ये 20 भाषाएं हैं। ठीक है, इन 20 भाषाओं में से आप किसी भी भाषा को लैंग्वेज वन चूज कर सकते हैं और किसी भी भाषा को लैंग्वेज टू चूज कर सकते हैं। बट मेरी जो व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत सलाह है, मल्टीपल कई साल के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो मेरी व्यक्तिगत सलाह है वो ये होती है कि लैंग्वेज वन जब आप चूज करें तो इसमें आप, अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो आप हिंदी को सिलेक्ट करें।
अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र के नहीं है तो जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, जो आपकी बोलचाल की भाषा है, आप उसको सेलेक्ट करें। जैसे आपकी गुजराती हो गई, कन्नड़ा हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, इस तरह की कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लीजिए। और लैंग्वेज 2 की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश को प्रेफरेंस दे सकते हैं, संस्कृत को प्रेफरेंस दे सकते हैं अगर आपकी रुचि थोड़ी बहुत संस्कृत में है। उर्दू को भी, जो लोग उर्दू पढ़े हुए हैं वो लोग उर्दू को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी सारी भाषाएं 20 भाषाओं में से आप कोई भी भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है कि नहीं आपको यही भाषा सेलेक्ट करनी है, तो कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कोई भी भाषा जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल जो हो गया आपका, ये हो गया पेपर 1 की बात हो गई है। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की बात। ठीक है, अब क्या होगी पेपर 2 की बात। पेपर 2 की बात मतलब क्या है, ये क्लास 6 के क्लास 8 के लिए है पेपर 2 का एग्जाम। ठीक है, सेम 150 मिनट, मतलब कि आपके पास 2.5 घंटे होंगे सॉल्व करने के लिए। 150 सवाल होंगे आपके पास, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होंगे इसमें भी। ठीक है, हर एक सेगमेंट देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, ठीक है, ये वही कंटेंट है जो अभी हम लोग पेपर 1 में पढ़ रहे थे। तो इसलिए आपको हम ये सजेस्ट करेंगे कि ये जो सेक्शन है इस पे आप बहुत ही जोर देकर पढ़िए, बहुत ही अच्छे से पढ़िए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, क्योंकि ये आपको पेपर 1 में भी काम आ जाएगा, पेपर 2 में भी काम आ जाएगा। ठीक है, और ये जो आप पेडोलॉजी पढ़ेंगे, पेडोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, पेडोलॉजी एक ऐसा टर्म है कि जो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। क्योंकि लैंग्वेज भी आप जब सेलेक्ट करेंगे, तो मैंने आपको बताया था ना, लैंग्वेज में 2 पार्ट होंगे, पहला तो कंटेंट का होगा 15 नंबर का, दूसरा पेडोलॉजी का होगा 15 नंबर। तो कहीं ना कहीं पेडोलॉजी आपको हर जगह आपकी मदद करने वाली है। तो पेडोलॉजी एकदम से घोल के पी लीजिए, रट लीजिए पूरी की पूरी पेडोलॉजी। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, 4-5 साल के जितने भी पेपर मिले आपको, कम से कम आप 1000 से ज़्यादा सवालों को सॉल्व कर दीजिए पेडोलॉजी की। ठीक है, उसके बाद आपकी जो प्रैक्टिस बन जाएगी वो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो आपको यहाँ पे 30 में से 30 कोई रोक नहीं पाएगा, और बाकी के ये जो 15 से 15 हैं, ये भी 15 के 15 में आप 15 के 15 सुनिश्चित कर लेंगे, ये मेरा मानना है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 एज इट इज़ 20 भाषाएं आपको दी हुई हैं। उन 20 भाषाओं में से आप कोई भी भाषा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 चूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको पिछले थोड़ा सा पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिया था किस तरीके से आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को चूज़ करेंगे तो थोड़ा सा आपको लिए बेहतरी होगा। यहाँ पे जब आप 6 से लेकर के 8 तक के टीचर बनने जा रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको आपका जो पाथ होगा वो थोड़ा सा बदल जाएगा। तो यहाँ पे जो चौथा ईवीएस वहाँ पे आप पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे ईवीएस की जगह यहाँ पे आपको 2 दे दिए गए हैं। या तो आप साइंस और मैथ के टीचर बनेंगे, ठीक है, जिन्होंने बीएड या बीटीसी में साइंस या मैथ लिया होगा, साइंस या मैथ ग्रुप से होंगे, या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन में साइंस या मैथ बीएससी या फिर ऐसा कुछ कोर्स किया होगा, तो उनके लिए खास करके ये होता है। तो अगर आप मैथमेटिक्स और साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, तो उस केस में आपको जो पेपर आएगा वो मैथमेटिक्स और साइंस का आएगा। और मतलब कि जो साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं उनको आएगा मैथमेटिक्स एंड साइंस, और जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड के लोग हैं उनको आएगा सोशल स्टडीज़ या फिर सोशल साइंस, जिसे हम एसएसटी भी कहते हैं, सामाजिक विज्ञान। इसमें आपसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अगर आप मैथमेटिक्स और साइंस चूज़ करते हैं, तो मैथमेटिक्स और साइंस के आपके पास 60 क्वेश्चंस हो गए, 60 मिनट होंगे, 60 नंबर देगा आपको। ठीक है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 30-30 नंबर के सवाल, 30-30 नंबर के 30 सवाल आएंगे आपसे, 30 सवालों के 30 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये आपको आई होप कि क्लियर ही होगा। मैथमेटिक्स और साइंस, यहाँ पे इससे जुड़े हुए 60 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सोशल स्टडीज अगर आप ये चूज़ करते हैं तो इसका आपको हल सॉल्व करना है, अगर आपको ये चूज़ करते हैं तो इसका सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही सेगमेंट आपको नहीं करने हैं, ऐसा नहीं कि आपको दोनों सेगमेंट करने, आपको इन दोनों में से कोई एक सेगमेंट करना है। इस और को आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे और लिखा हुआ है, मतलब या तो आपको मैथ वाला सेक्शन करना है या तो आपको साइंस वाला सेक्शन करना है, ये आपको चूज करना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया पेपर 2 का स्ट्रक्चर, ऑलमोस्ट सेम है, सब कुछ सेम है। अगर आप इससे भी ज़्यादा और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो वीडियो के लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में अपेंडिक्स 1 जो लगा हुआ है, पूरा डिटेल में क्या क्या किस किस चैप्टर, कौन कौन से चैप्टर आएंगे आपके आपके एग्जामिनेशन में, उसका भी डिटेल दिया हुआ है। वो भी आप पेज नंबर लगभग 14 या 15 पे जाएंगे, तो वहाँ पे आपको डिटेल में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के। तो वो आप वहाँ पे भी जाके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं डिटेल में कौन कौन से चैप्टर वहाँ पे इंक्लूड हैं हर एक सेगमेंट से रिलेटेड। तो ये हो गया आपका पेपर 1 और पेपर 2। सेम इज इट
लैंग्वेज का ऑप्शन जो पेपर 2 में भी आपको है वही लैंग्वेजेस हैं, वही 20 लैंग्वेजेस जो आपको दिए हैं सीटेट ने या फिर सीबीएसई ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। ये 20 लैंग्वेजेस हैं जिसमें से आप किसी को भी फ्री हैं लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 चूज़ करने के लिए। लेकिन हमने जैसे आपको बताया, अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो लैंग्वेज 1 में आप हिंदी को प्रेफर करिए, या फिर जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, जो भी आपकी क्षेत्रीय भाषा है। लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश को या फिर आप किसी और भाषा को चूज़ कर सकते हैं, संस्कृत या फिर जो भी आपको लगता है कि ये इसमें आप काफ़ी कंफर्टेबल हैं, तो उस चीज़ को आप चूज़ कर सकते हैं। तो सेम इज इट, सेम पैटर्न है पेपर 2 का। थोड़ा सा जो चेंज है वो यही चेंज है कि ईवीएस की जगह यहाँ पे आपसे मैथमेटिक्स, साइंस या फिर सोशल स्टडीज़ के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या आपके पास रणनीति होनी चाहिए। सबसे पहले जो है, तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, खास करके पिछले 2 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर कम से कम आप 10 से 15 बार सॉल्व करके रखिए। जितने जितने अधिक से अधिक सेट्स हैं, मतलब एक प्रोबेबिलिटी चैप्टर होता है ना मैथमेटिक्स में, मतलब जितनी प्रोबेबिलिटी बन सकती है किसी भी सेगमेंट से क्वेश्चन पूछने की, उन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ताकि आप क्या कर सकें, फेस कर सकें। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सिलेबस है आपका, जो भी सिलेबस है, सिलेबस आपका रटा हुआ होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका रटा हुआ होना चाहिए। सिलेबस में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, तीसरी बात यह है कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की बुक जो 1 से लेकर के 5 तक है, और साथ ही साथ जो 6 से लेकर के 8 तक है, ये 1 से 5 और 6 से 8, ये दोनों बुक आप एकदम अच्छे से दिमाग में घुसा लीजिए, पूरा का पूरा घोल के पी जाइए। ठीक है, एनसीईआरटी 1 से 5 तक की और 6 से 8 तक की, ये पूरा का पूरा आप एकदम अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। सिलेबस आपके पास पूरा कंप्लीट होना चाहिए, पूरा का पूरा सिलेबस आपको रटा हुआ होना चाहिए, ताकि आप कहीं गलत ट्रैक पे ना चले जाएं कि हमको पढ़ना ये है, आप पढ़ कुछ और रहे हैं। नहीं, आपको जो पढ़ना है आप एकदम स्टिक रहिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, कहीं भी इधर उधर भटकिए मत। सिलेबस, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 2 साल के प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसको सॉल्व करिए। दूसरी चीज़, एक सबसे अच्छा जो मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा, और काफ़ी कारगर एडवाइस, जब भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने बैठिए, तो यहाँ पे आप टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान इसलिए देने को हम बोल रहे हैं क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लेते हैं, फिर उसको 5 घंटे में सुबह से लेके बैठ जाएंगे, शाम तक में सॉल्व करेंगे। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यही फिर वहाँ जाके आप क्या कर देते हैं, एग्जाम हॉल में यही आप गड़बड़ी कर देते हैं। यहाँ पे आपको जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठिए, तो एकदम घड़ी की सुई के हिसाब से आप 150 मिनट, मतलब कि 2.5 घंटे के ही हिसाब से ही आप पेपर को सॉल्व करिए, ताकि आपकी एक्यूरेसी बनी रहे। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, प्रैक्टिस नहीं हो पाती उनकी टाइम मैनेजमेंट की, ऐसे 5-5 6-6 घंटे में घर पे सवाल सॉल्व करते हैं, तो प्रैक्टिस नहीं रहती। और वहाँ पे जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे फिर क्या होता है, पता लगता है कि 2.5 घंटे बीत गए, अभी उन्होंने एक सेगमेंट छुआ ही नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन वो पढ़ ही नहीं पाए हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान देना है। दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है आपको, वो आप जान लीजिए। अगर आप लैंग्वेज 2 में इंग्लिश ले रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई ना कोई न्यूज़पेपर आप पढ़िए। ठीक है, भले ही आप कोई न्यूज़पेपर लीजिए, उसको 5 दिन में पढ़िए, 2 दिन में पढ़िए, जरूरी नहीं कि आप एक न्यूज़पेपर आज का खरीदे तो आप तुरंत उसको पूरा पढ़ डालिए। ठीक है, आप न्यूज़पेपर लीजिए, उसको आप 2 दिन में कंप्लीट करिए। लेकिन रीडिंग की, बेसिकली न्यूज़पेपर पढ़ने, कहने का मतलब मेरा ये है कि आपके पास रीडिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि जब पैराग्राफ आता है तो वहाँ पे लोग पढ़ने में और उसको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनके पास क्या होता है, समय कम पड़ जाता है। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करिए, जब भी आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर उठाइए, उसको पढ़िए। ये एक मास्टर ट्रिक है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो पहली ट्रिक आपको ये हो गई कि प्रीवियस ईयर का जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, टाइम मैनेजमेंट आप जरूर करके रखिए। आप ध्यान रखिए कि जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको 2.5 घंटे में ही क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। दूसरी ट्रिक आपको पास ये है कि आप इंग्लिश, अगर आपने डिसाइड किया है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को लेंगे, तो उस केस में आप इंग्लिश न्यूज़पेपर की रीडिंग जो है आप प्लीज़ जरूर करिए, न्यूज़पेपर रीडिंग आप जरूर करिए इंग्लिश की। ठीक है,
उससे आपको क्या होगा, नए नए आपको वोकैब्स भी आपकी इम्प्रूव होगी, नए नए तरीके से आप चीज़ों को सीखेंगे, और रीडिंग की आपकी जो स्पीड है वो स्पीड बढ़ जाएगी, जल्दी से आप रीड कर पाएंगे। अदरवाइज आप रीड करने में ही क्या कर जाते हैं, फंस जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन करने में ही फंस जाते हैं। ठीक है, तो एक प्रैक्टिस बन जाएगी आपकी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग पेपर 1 देना चाहते हैं, ठीक है, और मैथमेटिक्स पेपर 1 का मैथमेटिक्स देना चाहते हैं, पेपर 1 का ईवीएस देना चाहते हैं, ठीक है, तो ईवीएस की पूरी सीरीज डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है, और साथ ही साथ ईवीएस के अलावा मैथमेटिक्स का भी सीरीज यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पूरा का पूरा कवर किया है एकदम जीरो से। अगर आज तक आपने कभी भी ईवीएस नहीं पढ़ा हुआ है, अगर आप ईवीएस और एनसीईआरटी दोनों अलग अलग नहीं पढ़ना चाहते हैं, ईवीएस की एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप उस कंटेंट को रेफर कर सकते हैं, इस चैनल पर आपके पड़ा हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यूट्यूब पर सारे नोट्स, जो भी सीटेट से रिलेटेड आपके नोट्स हैं, ईवीएस, मैथमेटिक्स और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सारे के सारी चीज़ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टीचर्स पॉइंट 24/7 पर आप उपलब्ध हैं। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। प्रैक्टिस सेट भी बहुत सारे उपलब्ध हैं, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम सही समय पर सही जानकारी आप तक पहुँचाते रहें। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा, आपको प्रेरित करने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।